कप्तान वर्ल्ड क्रिकेट का एक ऐसा शब्द जिसको लेकर बहुत सी कहानियां गढ़ी गई। एक ऐसी उपाधि जिसे हासिल करना लगभग हर खिलाड़ी का सपना है। वो कप्तान ही होता है जिसके सर पर कभी जीत का सेहरा बनता है तो कभी हार का ढीकरा भी फूटता है। इतिहास गवाह है, जिस टीम का कप्तान चतुर, चालाक, समझदार और दूरदृष्टि रखने वाला हुआ है, उस टीम ने बड़ी से बड़ी चुनौती को भी पार किया है। भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक ऐसे ही बेबाक, अड़िग और बहादुर कप्तान का नाम दादा यानी सौरव गांगुली। वे सौरव गांगुली जिन्होंने विदेशी धरती पर भारत को जीत का स्वाद चखाया। वो सौरव गांगुली जिन्होंने विरोधियों की आंख में आंख डालकर मुकाबला किया। वो सौरव गांगुली जिन्होंने आज की सर्वश्रेष्ठ भारतीय टीम की नींव 20 साल पहले ही रख दी थी। तो चलिए दोस्तों, सबके चहेते सौरव गांगुली की जिंदगी के उन पहलुओं पर नजर डालते हैं जिनकी सीढ़ियां चढ़कर गांगुली ने एक आक्रामक बल्लेबाज से महान कप्तान बनने तक का करिश्माई सफर तय किया। दोस्तों, गांगुली का जन्म 8 जुलाई 1972 को कोलकाता के बंगाली परिवार में हुआ था। सौरव के पिता चंडीदास गांगुली शहर के मशहूर व्यापारी होने के साथ साथ क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के मेंबर भी थे। पिता की वजह से सौरव ने ग्राउंड जाना शुरू किया और फुटबॉल खेलना शुरू किया। सौरव ने अपनी शुरुआती शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल से प्राप्त की और वहीं उन्होंने हाई स्कूल तक फुटबॉल खेला। उस दौरान सौरव रोज शाम को मैदान से चोट खाकर घर को लौटते और अगले दिन स्कूल नहीं जाते, जबकि माता निरुपमा गांगुली चाहती थी कि सौरव टॉप करे, इसलिए गांगुली के फुटबॉल खेलने पर रोक लग गई। इधर 10वीं के बाद मिली छुट्टी में घर पर अपनी शैतानियों से गांगुली ने सबको परेशान कर रखा था। ध्यान बटाने के लिए सौरव गांगुली को बड़े भाई स्नेहा आशीष के साथ क्रिकेट स्टेडियम भेजा जाने लगा और इस तरह गांगुली की ज़िंदगी में क्रिकेट की एंट्री हुई। घर से बचने के लिए गांगुली ने बड़े भाई के साथ क्रिकेट के मैदान पर वक्त गुजारना शुरू कर दिया। उस दौरान गांगुली नेट्स पर सिर्फ बॉलिंग और फील्डिंग करते थे। कभी बैटिंग का मौका मिलता भी तो बड़े भाई के पैड और ग्लव्स पहनकर लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी किया करते थे, जबकि गांगुली राइट हैंडेड है। इस वक्त गांगुली सिर्फ वक्त बिताने को क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1987 में बंगाल में भयंकर टाइफाइड फैला हुआ था। उसी टाइम एक मैच से पहले बंगाल एसोसिएशन के 7 खिलाड़ी को टाइफाइड हो गया था। ऐसे में कोच एमएल परमार के कहने पर सौरव को अंडर 15 टीम में जगह दी गई। गांगुली ने उस मैच में शतक बनाया और टीम को जीत दिलाई। उस पारी ने क्रिकेट को लेकर गांगुली के नज़रिए को बदल दिया। अब गांगुली को क्रिकेट खेलने में मज़ा आने लगा। गांगुली को जब मौका मिला उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। उनका बेहतरीन प्रदर्शन सन 1989 में गांगुली को फर्स्ट क्लास रणजी मैच में ले गया, लेकिन वे अंतिम 11 में जगह नहीं बना पा रहे थे। और फिर 1989 रणजी फाइनल में गांगुली को डेब्यू करने का मौका मिला और अपने भाई स्नेहा आशीष के साथ गांगुली ने रणजी डेब्यू किया। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सौरव का रणजी डेब्यू भले ही फिल्मी अंदाज में हुआ था, लेकिन अगले 3 साल काफ़ी उतार चढ़ाव वाले थे, जिसकी शुरुआत साल 1991 के आखिर के दिनों में तब हुई जब गांगुली को घरेलू क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन के लिए दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध भारतीय टीम में शामिल किया गया। हालांकि गांगुली को सीरीज में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी चयनकर्ताओं ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाने वाली भारतीय टीम में शामिल किया। साल 1992 का वो दौरा लगभग 4 महीने चला, मगर गांगुली को पर्याप्त मौका नहीं मिला और गांगुली का ज़्यादातर वक्त ड्रिंक्स बॉय के रूप में गुजरा और सिर्फ नेट्स पर बॉलिंग करने का ही मौका मिला। आलम यह था कि जब गांगुली को आखिरी मैच में डेब्यू करने का मौका आया तो उन्होंने स्पिनर वेंकटपति राजू से कुछ गेंदें फेंकने के लिए कहा और महीनों बाद बल्लेबाजी की। आखिर में 11 जनवरी 1992 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू करने का मौका मिला, मगर यह डेब्यू सौरव के लिए बहुत ही साधारण रहा और वो सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए और एक मैच के बाद ही गांगुली को टीम से ड्रॉप कर दिया गया और उन्हें भारत वापस भेज दिया गया। और साथ ही टीम के मैनेजर ने शिकायत की कि मैच के दौरान गांगुली ड्रिंक्स ले जाने के लिए मना कर दिया करते थे। इसके बाद मीडिया में गांगुली को घमंडी कहा जाने लगा, मगर आगे चलकर ये सारे आरोप गलत साबित हुए और वे 4 महीने सौरव के लिए एक बुरे सपने जैसे थे। उन दिनों गांगुली ने निराशा और बदनामी दोनों देखी। घर लौटने पर गांगुली ने अपने पिता से कहा, आप फिक्र न करें, मैं जल्द ही टीम इंडिया के लिए खेलूंगा। दोस्तों, सौरव का फुटबॉल छोड़कर क्रिकेट में आना, फिर किस्मत के चलते अंडर 15 क्रिकेट में शतक बनाना और भाई की जगह रणजी टीम से होते हुए भारतीय टीम में आना, इसे देखकर सौरव की ज़िंदगी में उनकी मेहनत से ज़्यादा नसीब का हाथ ज़्यादा लगता है।
जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। मगर साल 1992 में सौरव को जो सीख मिली थी उसने सौरव को कमज़ोर नहीं किया था, बल्कि उनकी मन में देश के लिए खेलने की आग को ज्वाला बना दिया था। सौरव ने अपने पिता से किए वादे और देश के लिए खेलने के जज्बे को लेकर मैदान पर जमकर पसीना बहाना शुरू कर दिया था। सौरव ने अपने ट्रेनिंग टाइम बढ़ा दिया था। वे दिन के 6 घंटे नेट्स पर बिताया करते थे। इसके बाद सौरव ने 1993-94 और 94-95 में अपने बल्ले से धूम मचा दी। उन दिनों उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में 131 रन की यादगार पारी भी खेली, जिसके बाद चयनकर्ताओं ने उनकी तारीफों के पुल बांधकर साल 1996 में इंग्लैंड जाने वाली टीम में शामिल किया। वहां जाकर बल्लेबाज डेसमंड हैंड से मिले और उनसे घास के मैदान पर खेलने के लिए कुछ टिप्स लिए। सौरव ने उनकी बातों को समझा और खुद को इंग्लैंड के माहौल में डालना शुरू किया, जहां इंग्लैंड में भारतीय बल्लेबाज रनों को तरस रहे थे। वहीं सौरव गांगुली ने अभ्यास मैच में मुश्किल पिच पर 62 रनों की पारी खेली, लेकिन फिर भी पहले टेस्ट में उन्हें जगह नहीं मिली, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह दौरा भी ऐसा ही जाएगा। लेकिन सौरव की किस्मत ने फिर खेल खेला और उन्हें एक मौका मिल गया। दरअसल उन दिनों भारतीय ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू कप्तान अजरुद्दीन से किसी बात पर नाराज थे। पहले टेस्ट में असफलता के बाद सिद्धू खुद को संभाल नहीं पाए और बिना किसी को बताए भारत लौट आए, जिसके लिए भारतीय टीम को काफी बदनामी झेलनी पड़ी। मगर ये घटना गांगुली के लिए मौका लेकर आई और उन्हें सीरीज के दूसरे टेस्ट में सिद्धू की जगह शामिल किया गया और इंतजार में बैठे गांगुली का ऐतिहासिक लॉर्ड्स टेस्ट मैच में डेब्यू का मौका मिला। सौरव जब टेस्ट करियर में पहली पारी खेलने उतरे तो भारतीय टीम दबाव में थी। सौरव के पिच पर आते ही इंग्लिश खिलाड़ियों ने स्लेजिंग शुरू कर दिया था। इस तरह सौरव पर काफी दबाव था, जिससे कि कोई भी खिलाड़ी बिखर सकता था। लेकिन सौरव ने इतने हाई प्रेशर मैच में ही 131 रन बनाए और वर्ल्ड क्रिकेट में अपने आगाज का डंका बजा दिया। दोस्तों, इस पारी से जुड़ी एक खास बात की जिक्र भी जरूरी है। दरअसल तीसरे दिन के लंच टाइम पे वे लंच रूम में ही नहीं गए। वे नहीं चाहते थे कि खाना खाने से उनकी एकाग्रता भंग हो, इसलिए वो बिना कुछ खाए ही खेलते रहे और 131 रन बनाकर सौरव पवेलियन लौटे तो स्टेडियम में मौजूद लोगों ने सौरव के जज्बे को खड़े होकर सलाम किया और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। लेकिन सौरव यहीं नहीं रुके, उन्होंने ट्रेंट ब्रिज में भी शतक बनाया और पहले ही 2 मैचों में 2 शतक लगाकर ये करिश्माई रिकॉर्ड अपने नाम किया। गांगुली की शानदार बल्लेबाजी के चलते भारत दोनों टेस्ट ड्रॉ कराने में कामयाब रहा। गांगुली को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच मिला और यहीं पे ही उनको किंग ऑफ कोलकाता का खिताब भी मिला। उनका भारत लौटने पर जबरदस्त स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री वसु से लेकर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती तक सबने गांगुली को इनाम दिए। इसके बाद गांगुली ने हर मौके पर अच्छा प्रदर्शन किया और भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ बन गए। अगले 5 सालों तक गांगुली ने कई सारी बुलंदियां छुई और वर्ल्ड क्रिकेट में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। ऐसे में अप्रैल 2000 में हुए फिक्सन खुलासे ने भारतीय क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। सचिन तेंदुलकर ने कप्तान बनने से इनकार कर दिया था। तब सौरव ने आगे बढ़कर टीम की जिम्मेदारी संभाली और इस तरह भारतीय क्रिकेट में शुरुआत हुई एक नए अध्याय की। दोस्तों, सौरव गांगुली पूरे भारत के चहेते हैं, इसलिए जल्दबाजी में उनकी कप्तानी का सफर बताकर उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी और इस वीडियो की लंबाई भी अधिक हो रही है, इसलिए गांगुली की इस कप्तानी का सफर अगली वीडियो में साझा किया जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।